हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए भारत की राज्य व्यवस्था से चैप्टर नंबर 41। देखिए, आज हम यहां पर अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। यहां पर जानेंगे इनका प्रशासन किस प्रकार से चलता है यहां पर, ठीक है। और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन जो है वो किस प्रकार से चलता है, यहाँ पर दोनों ही चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। यानी अनुसूचित क्षेत्रों को भी देखेंगे और जनजाति क्षेत्रों को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या यहाँ पे नोट डाउन करना है और क्या क्या डिस्कस करना है। जैसा कि बात कर लेते हैं जनजातियों की, तो जनजातियों के बारे में आपने सुना होगा, आप जानते भी होंगे। जनजाति यानी वो लोग जो हमेशा से जंगलों में रहे हैं, वनों में रहे हैं, ठीक है। यानी उनकी अपनी एक अलग रीति रिवाज होती है, उनकी परंपराएं अलग होती हैं, संस्कृतियां अलग होती हैं। और एक साधारण रूप में कहा जाए तो प्रकृति पूजक होते हैं, ये प्रकृति की पूजा करने वाले होते हैं। और आपने देखा भी होगा, जब मैंने औपनिवेश काल के बारे में पढ़ाया था तो आपको पता भी होगा कि औपनिवेश काल के दौरान उनका अंग्रेजों से किस प्रकार से टकराव हुआ, कितनी बार टकराव हुआ, ठीक है। क्योंकि उनके ऊपर किसी ने अब तक प्रशासन नहीं किया था उस समय तक पूर्ण रूप से, और पूरी तरह से स्वतंत्र रहे थे ये लोग। यानी अपने वनों में ही इनका खाना पीना होता था, वनों से ही उत्पाद ग्रहण करते थे, ठीक है। तो ये मतलब इनके ऊपर किसी की बाउंड्री नहीं थी, बंदिशें नहीं थी। इनकी अलग ही मतलब रीति रिवाज, अपनी संस्कृतियां अलग थी, अपना व्यवहार अलग था, इनका प्रशासन इनका अलग था। तो ऐसे में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी जरूरी बात यह थी कि कैसे करके इन लोगों को इनकी मुख्य धारा में लाया जाए, यानी कि इन लोगों को भी संविधान के दायरे में लाया जाए। इन लोगों के लिए ऐसा ना हो कि मान लो हम आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ें और हमारी जो जनजाति क्षेत्र हैं, जिनकी अपनी रीति रिवाज हैं, अपनी प्राचीन परंपराएं हैं, वो बिल्कुल मिट जाएं, ठीक है। ऐसा ना हो, तो संविधान में ऐसे प्रावधान रखे गए ताकि हमारी जो जनजातियां हैं वो उनका वजूद बना रहे, उनकी कल्चर बना रहे, ठीक है। और आने वाले जो भविष्य है, आने वाले जो हमारा यानी वर्तमान और भविष्य है हमारा, उन्हें भी उन जनजातियों के बारे में बताया जा सके कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग रह चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन जनजातियों के बारे में कुछ संवैधानिक प्रावधान है जो आप देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यहाँ पर आपका संविधान का जो भाग 10 है, इस संविधान का जो भाग 10 है, इसमें आर्टिकल 244 के तहत जो है ऐसे क्षेत्रों में जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का नाम दिया जाता है, ठीक है, प्रशासन की व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि आपके संविधान के जो भाग 10 है, या इसमें जो एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 244, इसके तहत अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों को मतलब चिन्हित किया गया है, नामित किया गया और उनकी प्रशासन व्यवस्था के बारे में बात कही गई है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं अनुसूचित क्षेत्र क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, अनुसूचित क्षेत्र क्या होते हैं और जनजाति क्या है, ये किस प्रकार से डिफरेंस है। देखिए, अनुसूचित का मतलब ये होता है कि भाई एक राज्य है, मान लीजिए हमने कोई एक राज्य उठा लिया, मध्य प्रदेश उठा लिया, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, समूचा मध्य प्रदेश तो जनजाति नहीं है, नहीं ऐसा तो है नहीं कि मध्य प्रदेश में पूरे मध्य प्रदेश में जनजातियां रह रही हों, ठीक है। यानी मिक्सअप है, वहाँ पे कुछ हमारी आम जन जो है आम लोग भी रह रहे हैं, यानी कि जो मुख्य धारा से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, आधुनिक लोग हैं वो भी रह रहे हैं। इसके अलावा वो जनजातियां भी रह रही हैं। तो हमने इस राज्य को अनुसूचित के रूप में चिन्हित कर लिया कि भाई अनुसूचित राज्य है ये, ठीक है। वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हमारी जो आधुनिक लोग हैं, आधुनिक लोग बिल्कुल नहीं है, पूरा का पूरा राज्य जो है, पूरा का पूरा इलाका ही जो है वो जनजातियों से भरा हुआ है। तो उन क्षेत्रों को जनजाति क्षेत्र कहा गया है। और जिन राज्यों में मिक्सअप है, मिक्सअप से मतलब यही है कि वहाँ पे कुछ आम लोग भी रह रहे हैं, कुछ जनजाति लोग भी रह रहे हैं, तो वहाँ पर उन्हें अनुसूचित में रख दिया गया, यानी हमने चिन्हित करके अनुसूचित में रख दिया कि भाई अनुसूचित के तहत यहाँ पर जो जनजातीय लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं अनुसूचित इनके प्रशासन के बारे में। देखिए, यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कि ये इनकी जो तुलना है, यानी अनुसूचित क्षेत्रों के साथ इनका जो व्यवहार होता है, अनुसूचित क्षेत्रों का व्यवहार है दूसरों के साथ बिल्कुल भिन्न होता है, यानी कि इनकी अलग ही रीति रिवाज है, इनकी अलग परंपराएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा कि एक तरह से आदिम लोग हैं, यानी इन आदिम लोग, प्रागैतिहासिक तमाम नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी जरूरी बात है कि इन्हें कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, कैसे समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना पहला पॉइंट इसमें कि दूसरे राज्यों की तुलना में अनुसूचित क्षेत्रों के साथ भिन्न रूप में व्यवहार किया जाता है क्योंकि वहाँ के आदिम निवासी रहते हैं, ठीक है। और देखिए, इन्हें इनके उत्थान के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी बात है इनके जो है, यानी इनका उत्थान कैसे किया जाए, इन्हें कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, इसके लिए एक विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में जो राज्य है, राज्य से ज़्यादा केंद्र की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इनके लिए प्रावधान बनाए ताकि इनका प्रशासन है और इनके उत्थान के लिए समय समय पर विचार किया जा सके। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे, कुछ आगे बढ़ते हैं, यानी कि इनके लिए कुछ विशेषताएं इनकी जो दी गई हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा कैसे की जाती है 5वीं अनुसूची में, वो हम देखेंगे। देखिए, 5वीं अनुसूची जो है आपकी, ये 5वीं अनुसूची में वर्णित प्रशासन की कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ पर अनुसूचित और जनजाति दोनों तरह के क्षेत्रों की बात की गई है, अनुसूचित क्षेत्रों की बात की गई है और जनजाति वालों की बात की गई है। तो अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा कैसे की जाती है। देखिए, राष्ट्रपति जो होता है वो किसी भी ऐसे क्षेत्र को अनुसूचित के लिए क्षेत्र घोषित कर सकता है, ठीक है। यानी राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है, ये ध्यान रखना।
और या फिर ये भी कर सकता है कि वो संबंधित राज्य का राज्यपाल हो, राज्यपाल से परामर्श लेकर उसका क्षेत्रफल बढ़ा दे। यानी वो अगर देख ले भाई कि एक राज्य के अंदर मान लीजिए 4 या 5 जिले हैं, 4 या 5 जिलों में अनुसूचित जनजातियाँ रह रही हैं, ठीक है। और मान लीजिए उसने ये देखा कि भाई 4-5 के अलावा भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जनजातियाँ रह रही हैं, तो वो क्षेत्र बढ़ाने के लिए आग्रह कर सकता है, ठीक है। तो ये अधिकार किसके है? ये राष्ट्रपति को है। यानी कि राष्ट्रपति जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर क्षेत्रों के नाम को रद्द करने के लिए एक नया आदेश दे सकते हैं, यानी कि नाम बदलने का भी आदेश दे सकते हैं। ये सब राष्ट्रपति के हाथ में ही है। तो यहाँ पर एक लाइन में लिख लेना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कि राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। और ऐसा वो जो है राज्यपाल के परामर्श से भी कर सकता है, या उसके परामर्श से जो है उस क्षेत्र का नाम या क्षेत्रफल बढ़ाने का प्रयास कर सकता है, सीमाओं को बदल सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखिए केंद्र और राज्य की कार्यकारी शक्तियां यहाँ पे किस प्रकार से कार्य करती हैं। यानी कि जब 5वीं अनुसूची में ये बताया गया है, जो संविधान की 5वीं अनुसूची है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, यहाँ पे बताया गया है कि केंद्र और राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ इसके अंदर कैसे कार्य करती हैं। देखिए यहाँ पर जिस राज्य में जो अनुसूचित क्षेत्र बनाया गया है जहाँ पे जनजातियाँ निवास करती हैं, ठीक है, तो उनके अंदर यानी कि राज्य की कार्यकारी शक्ति उनके राज्य के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू होती है, ठीक है। और उन्हें लागू करने की जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य के राज्यपाल की होती है। जैसा कि आपने सभी राज्यों के बारे में जो विशेष प्रावधान थे उनमें देख लिया था कि किस तरह से राज्यों के प्रशासन के बारे में जो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित का मतलब हमने चिन्हित, अनुसूचित को एक तरह से आप मान सकते हैं चिन्हित किए हुए इलाके जहाँ पे जनजातियाँ निवास करती हैं, उन्हें हमने आइडेंटिफाइड कर लिया, चिन्हित कर लिया, ठीक है। तो इन क्षेत्रों का प्रशासन जो है वो राज्यपाल के हाथ में होता है। तो राज्यपाल जो है ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो है समय समय पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भी देता है। अब देखिए यहाँ पर जो राज्य होते हैं, राज्य संबंधित, देखिए राज्य क्या करते हैं, राज्य तो पूरे राज्य के लिए एक जैसे कानून नियम कायदे सब बनाते हैं, लेकिन जब राज्यपाल के हाथ में सौंप दिया गया है तो राज्यपाल क्या करता है कि इन नियमों को, कानूनों को या फिर जो जनजातियों के अकॉर्डिंग उनमें जो है थोड़ा बहुत संशोधन करवा के उन पर एप्लीकेबल करवा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बाध्यता नहीं होती जनजातीय क्षेत्रों के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए कि भाई राज्य के चलने वाली जो सभी कानून है लगभग पूरी तरह से बाध्य होंगे, पूरी तरह से यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे, उनमें कुछ घटाव बढ़ाव भी किया जा सकता है, ठीक है। वो समय के अकॉर्डिंग और वहाँ की दशाएं क्या उसके अकॉर्डिंग किया जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए जनजातीय सलाहकार परिषद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनजातीय सलाहकार परिषद, देखिए ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र हैं यानी शेड्यूल्ड एरिया हैं, वहाँ जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, ठीक है, जो कि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए सलाह देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी राज्य हैं जहाँ पर, यानी मान लो कोई भी राज्य सही, राजस्थान सही, मध्य प्रदेश सही, जहाँ पे जनजातियाँ हैं, चाहे बेशक बिल्कुल कम मात्रा में, कम लोग हैं, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक जनजातीय सलाहकार परिषद गठन की जाएगी, ठीक है। जिन जो अनुसूचित राज्य जो हैं, जहाँ चिन्हित क्षेत्र है अनुसूचित राज्यों के, ठीक है, यानी जो राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ के लिए एक जनजातीय सलाहकार परिषद गठित की जाएगी, जिसमें 20 कैंडिडेट जो होंगे, यानी जिसमें से कितने सदस्य होंगे, इनमें कुल कितने होंगे, 20 सदस्य होते हैं, जिनमें 3/4 सदस्य जो होते हैं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों से प्रतिनिधि होने चाहिए, ठीक है। यानी इनमें जो 3/4 कैंडिडेट जो हैं वो राज्य विधानसभा में जाने चाहिए, कहाँ से, अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधि करने वाले, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपने देख लिया ये किस तरह से है, यहाँ पे आपने कितने कैंडिडेट होंगे वो भी आपने देख लिया। देखिए यहाँ पर एक ऐसा राज्य, यानी कि जो परिषद ये वाली है, जनजातीय परिषद जो है, ऐसे राज्य में गठित की जा सकती है जहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ तो है लेकिन क्षेत्र नहीं है कोई, ठीक है। यानी हमने जनजातियाँ तो आइडेंटिफाइड कर ली लेकिन हमने क्षेत्र को आइडेंटिफाइड नहीं किया है, तो वहाँ पर भी ये परिषद गठित की जा सकती है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियाँ, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं जो अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों में विधि कौन कौन सी लागू होती है, कानून कौन कौन से लागू होते हैं। तो देखिए बात यह है कि राज्यपाल को यहाँ पर यह अधिकार दिया गया है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र में लागू करे या फिर ना करे, या फिर कुछ परिवर्तन और अपवाद स्वरूप उसे लागू करे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये राज्यपाल के हाथ में अधिकार है कि वो भाई उस क्षेत्र में कानून जो है किस प्रकार से लागू करवाए, ठीक है, वहाँ की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, वहाँ के लोगों की क्या मांग है उसके अकॉर्डिंग उसमें संशोधन करवा के भी लागू करवा सकता है, ठीक है। तो ये बातें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और मैंने बता भी चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए बात करते हैं कि संविधान क्या अपेक्षा करता है। संविधान ने शुरुआत से यही अपेक्षा की कि राष्ट्रपति जो है राज्य में अनुसूचित जनजातियों कल्याण के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए एक आयोग गठित करे। यानी संविधान जब बनके तैयार हुआ, संविधान में शुरुआत से इन बातों को ध्यान में रखा गया कि हमारे यहाँ तमाम ऐसी जनजातियाँ रह रही हैं जो मुख्य धारा में नहीं आ पाई हैं, मुख्य धारा से वंचित हैं, तो उन्हें कैसे भी करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उन्हें भी शिक्षित बनाया जाए ताकि वो भी लोग नौकरी वगैरह में जा सकें, ठीक है, और अपने अपने विभिन्न अवसरों में अपना जो कौशल है उसको आजमा सकें, ठीक है, और वो पिछड़े ना रहें, या फिर जो है यानी जनजाति अपना जो परिवेश है उससे थोड़ा बाहर निकल के आए, ठीक है। तो राष्ट्रपति को इस संबंध में किया गया था, तो नोट करके यहाँ लिख लेना यहाँ पर कि संविधान में
संविधान अपेक्षा करता है कि राष्ट्रपति राज्य में इनके कल्याण के लिए लिख लेना पूरा आयोग गठित करें। और देखिए आयोग गठित कब किया गया है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो 1960 में, ठीक है, यानी इसमें लिख लेना इस प्रकार आयोग 1960 में गठित हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की? UN धेवर ने की। ठीक है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? इन्होंने सौंपी अपनी 1961 में, यानी कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए, ठीक है, या जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण के लिए, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण के लिए इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? ये सौंपी अपनी 1961 में। गठित कब हुआ? 1960 में पहला आयोग। ठीक है, दूसरा आयोग गठित हुआ है 2002 में। ठीक है, ये हुआ है दिलीप सिंह के भूरिया की अध्यक्षता में और इसने अपनी रिपोर्ट 2004 में सौंपी है। ठीक है, तो ऐसे करके अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण के लिए ये आयोग गठित हुए हैं। पहला 1960 में हुआ है यानी UN धेवर की अध्यक्षता में और दूसरा हुआ है दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया। देखिए मैं एक बार फिर से स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र। देखिए अनुसूचित क्षेत्र का मतलब क्या है कि जैसे हमने एक राज्य है, ठीक है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कल वाले चैप्टर में कुछ लोग कंफ्यूज हैं तो उनका भी कन्फ्यूजन मैं दूर करूँगा अभी। देखिए जैसे मान लीजिए एक राज्य में 27 जिले हैं और 27 जिलों में 24 जिले तो ऐसे हैं भाई कि जहाँ पर जो आम नागरिक रह रहे हैं, आम नागरिक से मतलब जो है आधुनिक नागरिक रह रहे हैं, यानी कि जो सभी भारत की गतिविधियों में, सभी भारत की कार्यवाहियों में संलग्न रहते हैं। ठीक है भाई, 3 जिले ऐसे हैं, 3 जिलों में अति पिछड़े लोग रह रहे हैं जो कि वनवासी, जहाँ पे यानी वन कवरेज वगैरह ज़्यादा होता है वहाँ पे जनजाति लोग रह रहे हैं। तो क्या करेंगे, जो राष्ट्रपति ने इन 3 जिलों को चिन्हित कर लिया, भाई अनुसूचित क्षेत्र के तहत आ गए जिले। ठीक है, ये अनुसूचित क्षेत्र ने बना दिया, यानी इन तीन जिलों में हो सकता है वहाँ पे टोटल जनजातियाँ ही रह रही हो सकता है वहाँ पे उन 3 जिलों में कुछ आम लोग भी रह रहे हो, ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे 70% जनजातियाँ रह रही हो और 30% जो है आधुनिक लोग रह रहे हो वहाँ पे, ये भी हो सकता है। तो उस पूरे क्षेत्र को ही हमने जो अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया है। अब जनजातीय क्षेत्र क्या है? जनजातीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि पूरा का पूरा क्षेत्र, पूरा का पूरा एरिया, बाहरी नागरिक उसमें बिल्कुल भी एक भी नहीं है, पूरा का पूरा एरिया ही जनजातियों का है, उसे जनजातीय क्षेत्र बोला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके अनुसूचित और जनजाति में आप डिफरेंस याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन कैसे चलता है वो भी देख लेते हैं। देखिए वर्तमान में आपके जो हैं भारत के 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं। ठीक है, वो मैं दिखा दे रहा हूँ भारत के 10 राज्य कौन कौन से जिनमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, वो लिख लेना आप नोट करके, ये नोट करके यहाँ लिख लेना कि वर्तमान में भारत के 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं। कौन कौन से राज्य हैं आपके? आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है आपका, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, गुजरात है, हिमाचल है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है और याद रखना, ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में, हड़बड़ी में लगा दें भाई उत्तर प्रदेश को आंसर लगाते हैं, बिहार को लगाते हैं। बिहार पहले था, बिहार अब नहीं है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया भी था आपको, बिहार को निकाल दिया गया है क्योंकि बिहार से अलग करके पृथक करके झारखंड राज्य बना दिया गया, तो जनजातीय इलाके जो थे वो झारखंड के खेमे में चले गए। ठीक है, ये मैंने तब भी बताई थी बात, तो ये लिख लेना। अभी वर्तमान में 10 राज्यों में आपके अनुसूचित क्षेत्र हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जनजातीय क्षेत्र अभी अपने भारत में कितने हैं। अब देखिए जनजातीय क्षेत्रों की बात करते हैं। अब देखिए संविधान की जो 6ठी अनुसूची है इसमें ये आइडेंटिफाइड किया गया है कि देश के कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर केवल जनजातियों का निवास रहा है शुरुआत से लेकर एंड तक। अब उनमें जो है उसके लिए यहाँ पे प्रावधान बनाया गया है संविधान की 6ठी अनुसूची में, और ये चारों इलाके जो हैं, ठीक है, ये चारों पड़ते हैं आपके पूर्वोत्तर भारत में। अब इसमें यानी यहाँ पर पढ़ रहे हैं उत्तर पूर्वी राज्य असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम में। ठीक है, इनमें जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्रावधान का वर्णन किया गया है इसके लिए। तो यहाँ पहला पॉइंट लिख लेना, इस संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्रावधानों का वर्णन किया गया है जनजातीय क्षेत्रों के लिए। ठीक है, तो ये लिख लिया होगा आपने। अब यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं इन्हें प्रदान की गई हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इनमें लिख लेना सेकंड पॉइंट, यानी इन क्षेत्रों के लिए, जनजातीय क्षेत्रों के लिए क्या विशेषताएं वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये चारों जिले जो चारों राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो हैं, यहाँ के लिए जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित स्वशासी जिलों का गठन किया गया है। स्वशासी का मतलब क्या होता है? खुद से शासन करने वाले जिले। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि राज्य के द्वारा जो प्रशासन की विधियां बनाई जाती हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि जिला स्तर पर उनका प्रशासन अलग से गठित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रशासन जो गठित किया जाएगा उसमें उन्हीं के लोग होंगे, उन्हीं के जो लोग होंगे वो अपने नियम कायदे कानून चलाएंगे। ठीक है, और कुछ हद तक इनका जो है राज्य का इस पर नियंत्रण भी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जनजातियों की जो बहुत ही खतरनाक रीति रिवाजें हैं, बहुत ही ज़्यादा जो क्रूअल मानी जाती हैं वो एप्लीकेबल नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी जो होती है वो स्वशासी जिलों की, यानी कि यहाँ पर खुद से चलाते हैं वो लोग। ठीक है, तो इसके लिए विशेष प्रावधान है। असम, यहाँ लिख लेना आप पहला पॉइंट कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों का गठन किया गया है। ठीक है,
लेकिन ये भी लिखा गया है कि लेकिन वे संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकार से बाहर नहीं है, यानी कि राज्य जो है इन्हें मॉनिटर करता रहता है। ऐसा नहीं है कि राज्य से अलग हटकर वे अपनी मनमानी चलाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि राज्य ने इन्हें स्वतंत्रता दे रखी है कि अपने अकॉर्डिंग आप अपना जिले का प्रशासन चलाइए, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपने मनमाने ढंग से अपना प्रशासन चलाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, राज्यपाल जो है यहाँ पर ये स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने का अधिकार है, यानी इन्हें बढ़ा सकता है, घटा सकता है, या फिर इनकी सीमाएं निर्धारित कर सकता है। ये पूरा अधिकार किसे है? ये है राज्यपाल को। तो सेकंड पॉइंट ये नोट कर लेना यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ पे लिखा गया है, थर्ड पॉइंट छोड़िए, चौथा पॉइंट है यहाँ पर कि प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला परिषद होगी। स्वशासी जिले के लिए जो प्रावधान बनाया गया है प्रशासन के लिए, बताया गया है कि प्रत्येक जो स्वशासी जिला है, खुद से यानी कि उनके खुद के द्वारा संचालित होने वाला जिला है, उसके लिए एक जिला परिषद बनाई जाएगी, जिसमें करीब 30 कैंडिडेट होंगे। ठीक है, जिसमें राज्यपाल के द्वारा सदस्य नामित किए जाएंगे, यानी कि यहाँ पर 4 कैंडिडेट जो होंगे वो राज्यपाल जिनका नॉमिनेट करेगा, और बाद बाकी 26 कैंडिडेट जो होंगे वो वयस्क कैंडिडेट होंगे, चुनाव के आधार पर वहाँ पे चुने जाएंगे। ये यहाँ पर प्रावधान है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट नोट कर लेना कि यहाँ पर प्रत्येक जिले के लिए, प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला परिषद होगी। ठीक है, और यहाँ पर कितने कैंडिडेट होंगे? यहाँ पे 30 कैंडिडेट होंगे, जिनमें 4 को राज्यपाल जो मनोनीत किया करेगा और 26 का चुनाव होगा। ठीक है, मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करेंगे। अब देखिए, इसी में सब पॉइंट लिख लेना, जो निर्वाचित कैंडिडेट होंगे उनका कार्यकाल कितना होगा? 5 साल का होगा, और मनोनीत जो होंगे वो प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, यानी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर वही बात मैंने बताई थी कि जिले की स्वशासी परिषद का मतलब ये हो गया क्या, जिले के अंतर्गत आने वाले जितने भी मामले होंगे, जैसे भूमि हो गया, वन हो गया, नहर हो गया, ठीक है, गांव का प्रशासन है, संपत्ति की विरासत है, विवाह विच्छेद, सामाजिक जो उनकी परंपराएं रूढ़ियाँ चली आ रही हैं, उनके संबंध में विधि बनाने का उन्हें पूरा अधिकार होगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिख लेना कि जिला व प्रादेशिक परिषद को अपने अधीन क्षेत्रों के लिए विधि बनाने की शक्ति है, लेकिन सभी विधियों के लिए राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता है। ठीक है, यानी ये सब जो विधियां हैं, ये जो है कानून, इन सब के लिए बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए राज्यपाल की पूरी सहमति आवश्यक है। राज्य विधानमंडल की होना इस तरह आवश्यक नहीं है, केवल राज्यपाल की यहाँ के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर इनसे रिलेटेड तमाम इनके मैटर भी होते हैं, मुद्दे भी होते हैं, तो इन्हें निपटाने के लिए ग्राम परिषद या न्यायालयों का गठन कर सकती है। यानी जिला और प्रादेशिक परिषद जो है अपने क्षेत्रों में जो जनजातियों से रिलेटेड मुद्दे हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनको निपटाने के लिए ग्राम परिषद या न्यायालयों का गठन भी कर सकती है, जो कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण करेंगे। ठीक है, यानी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आएंगे ये, और ऐसा कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। यानी इन्हें उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन लेगा? राज्यपाल करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर छठा पॉइंट ये नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर भू राजस्व की बात करें, यानी जब आपने स्वशासी जिला बना दिया, खुद से प्रशासन चलाने वाला एक जिला बना दिया, ठीक है, जिला लेवल पर प्रशासन चलेगा, यहाँ पे राज्य का उस पर हस्तक्षेप नहीं होगा, तो जरूरत यहाँ पर ये भी होगी कि कुछ उन्हें धन वगैरह भी दिया जाए ताकि वो अपने जिले का स्थानीय प्रशासन चला सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जिला और प्रादेशिक परिषद को भू राजस्व का आकलन संग्रहण करने का अधिकार है। ठीक है, और वह कुछ विनिर्दिष्ट कर भी लगा सकता है, यानी वो कर भी लगा सकता है। देखिए, ऐसे जिलों को जीएसटी वगैरह के प्रावधानों में भी छूट दी जाती है। ठीक है, क्योंकि जनजाति क्षेत्र हैं, तो हमारा संविधान का जो 6ठी अनुसूची है, इसमें यहाँ पर संशोधन करके इनको जो है जीएसटी वगैरह में छूट दी गई है, और उसमें भी इनको विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं जो संसद है। देखिए, संसद, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, ये संसद जो है वो या फिर राज्य विधानमंडल जो है, इसका अधिनियम स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश पर लागू नहीं होता। ठीक है, और लागू होता भी है तो कुछ अपवादों या कुछ फेरबदल के साथ लागू होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति के अधीन जो है एम्पावर्ड किया गया है, तो इस वजह से यहाँ पर मान लीजिए संसद अगर चाहे कि भाई इन क्षेत्रों का कानून जो है निरस्त करना चाहे या इन पर अपना कानून थोपना चाहे, तो ऐसे में क्या करेंगे? राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, वो यहाँ पर हस्तक्षेप करेंगे, और राज्यपाल जो है इस कानून को जो है फेरबदल के साथ, यानी अपवादों या कुछ फेरबदल के साथ यहाँ पर लागू भी करवा सकता है। ऐसा किया क्यों गया है, ऐसा रखा क्यों गया है प्रावधान? क्योंकि आप सभी को पता होगा, देश की जो प्राकृतिक वन संपदा है वो केवल प्राकृतिक रूप से धनी नहीं है, बल्कि वहाँ पे खनिजों के भी बहुत भंडार हैं। यानी अधिकतर आपके खनिज वगैरह जो हैं आपके, वो जनजाति क्षेत्रों में ही ज़्यादातर मिलते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, जब मैंने ज्योग्राफी दिखाई तो आपने देखा भी होगा, जितने सारे आपको खनिज मिले हैं देश के अंदर, वो सब जनजाति क्षेत्रों में आते हैं। तो ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कहीं ऐसा तो ना हो सरकार अपने लालच में, धन के लालच में कोई ऐसी सरकार आ जाए कि धन के लालच में ये कहते हुए जनजाति क्षेत्रों को पूरा खाली करवा दिया जाए कि और हमें केवल वहाँ पर खनन के लिए पट्टी वगैरह हम तो बांटेंगे वहाँ पर। ऐसा बिल्कुल भी ना किया जाए। यानी अगर ऐसा सरकार करती है तो यकीन मानिए इन लोगों की जो सांस्कृतिक
परंपराएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा कहा गया है कि भाई ऐसा कोई कानून ना बनाया जाए जिससे इन लोगों को कुछ दिक्कत आए, ना कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन फिर भी आप सब लोग जानते हैं संसद में जो बैठे लोग हैं वो इतने पावरफुल हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। एक लाइन में कहना चाहूँ तो हकीकत बात यही है, देखिए किताबों में पढ़ने में सभी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये प्रावधान है, वो बना दिए हैं, वो बना दिए हैं। लेकिन अभी वर्तमान में अगर आप हालात देखते होंगे, जैसे तमाम वीडियो वगैरह आपने देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि भाई कहीं भूमि अधिग्रहण करना होता है सरकार को तो जेसीबी चलवा देती है, फसलों पर जेसीबी चलवाती है सरकार। ऐसे तमाम वीडियो देखते होंगे। जनजातीय लोग जो है तमाम रो रहे हैं, पिट रहे हैं वहाँ पर, लेकिन सरकार अधिग्रहण करना है तो अधिग्रहण करना है। तो ये चीज़ें आपसे छुपी नहीं है। और मैं ये कहूँ कि नहीं संविधान ने ये शक्तियाँ दी हैं, ये दिया है, वो दिया है, देखिए ये सब चीज़ें जो है कहने में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत जब आप देखते हैं समाज में, आप अखबार उठा के देखते हैं तो वहाँ पर हकीकत कुछ और होती है। देखिए यहाँ पर जो भी हकीकत हो, लेकिन संवैधानिक प्रावधान हम पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए पढ़ना आवश्यक हो जाता है। लेकिन हकीकत आप सब जो है इससे रूबरू हैं, वाकिफ़ हैं, तो यहाँ पर उस चीज़ को मैं बार बार पॉइंट आउट नहीं करूँगा। अब देख लेते हैं कि जनजातीय क्षेत्र जो जो इन राज्यों में बनाए गए हैं, जैसे असम में है, असम में 3 क्षेत्र हैं आपके, देखिए इन पर नज़र मार लेना और लिख भी लेना है। जैसे असम में उत्तरी कछार पहाड़ी जिला है, कार्बी आंगलोंग जिला है, बोडोलैंड प्रदेश है। देखिए बोडोलैंड प्रदेश के लिए काफ़ी लंबा आंदोलन चला था, उसके बाद इसे जो जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़िया वाले जो जिले हैं तीनों, ये शामिल हैं। ठीक है, त्रिपुरा का भी पूरा जनजातीय परिषद शामिल है, यानी त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला शामिल है। मिजोरम में चकमा, मारा जिला, लाई यानी मारा और लाई, ये 3 जिले हैं। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, यहाँ पर आपको गारो, खासी, जयंतिया तो आपको याद होगा। उत्तरी कछार, कार्बी आंगलोंग और बोडोलैंड ये याद रखना आप, ये बोडोलैंड वाला नाम अक्सर पूछा जाता है। देखिए जनजातीय क्षेत्रों वाले ये जिलों के नाम है, ये पूछे जाते हैं अक्सर करके। और ये चारों राज्यों के जो जो जिले हैं यहाँ पर, इन सब के नाम आप याद कर लेना, यही मेरी आपसे गुजारिश है। ठीक है, ताकि आपसे अगर कहीं पूछा जाए, कहीं अगर आपसे मैं यानी प्रीलिम्स एग्जाम में कहीं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में लिखा हो तो वहाँ पे आप बता सकें। ठीक है, अब देखिए ये आर्टिकल वही आर्टिकल है, ये सब पढ़ चुके हैं अभी। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कुछ कल के अध्याय की, यानी कल का हमारा जो 40वां अध्याय था, वहाँ पे कुछ हमारे साथी हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आता संघीय और केंद्र शासित में क्या मतलब होता है, क्या अंतर होता है। देखिए संघी का मतलब आप सब जानते होंगे, फेडरलिज्म। ठीक है, यानी कि फेडरल वाली जो पॉलिसी है, हमने फेडरल वाली पॉलिसी अमेरिका का जो है सिद्धांत नहीं अपनाया कि अमेरिका में तो क्या है कि राज्यों को स्वतंत्रता दे दी गई है, राज्य अपने अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं और उनका संचालन कर सकते हैं, केंद्र के कानून अलग होंगे। हमने वहाँ का ढांचा नहीं अपनाया, हमने कनाडा वाला मॉडल अपनाया है, यानी कि हमारे यहाँ एक सशक्त केंद्र है और राज्यों का उस पर नियंत्रण है। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, यानी कि राज्यों को स्वायत्तता तो दी गई है लेकिन कुछ हद तक दी गई है, यानी राज्यों को स्वायत्तता तो दी गई है लेकिन कुछ हद तक दी गई है। जबकि अमेरिका में क्या है, राज्यों को जो है पूरी स्वायत्तता है, पूरी स्वतंत्रता है और केंद्र को अपनी अलग है। ठीक है, तो दोनों में जो है डिफरेंस है, यानी दोनों के अंदर एक डिफरेंस है। तो संघीय क्षेत्र किसे बोला जाएगा? संघीय क्षेत्र यहाँ पर उसे बोला जाएगा जिसमें जो केंद्र है, केंद्र सरकार है, वो राज्य सरकार को अपने राज्य सूची पर, संबंधित सूची पर कानून बनाने का अधिकार दे रही है, तो उसे हम संघीय क्षेत्र के नाम से जानेंगे। अब जैसे कुछ केंद्र शासित प्रदेश आपने पढ़े थे, कल आपने 9 केंद्र शासित प्रदेश पढ़े थे। अब 9 में आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, यहाँ पे विधानसभा है आपकी। दिल्ली में आपकी जो है यहाँ पर विधानसभा आई आपकी। ठीक है, और थर्ड जो था पुडुचेरी, ठीक है, तो यहाँ पर विधानसभा थी। यानी कि हमने मतलब क्या है, यहाँ जो 3 राज्यों हैं, 3 राज्यों को हमने थोड़ी स्वायत्तता दे दी है, थोड़ी सी हमने संघीय पद्धति अपना ली है यहाँ पर। ठीक है, और थोड़ी स्वायत्तता दे ली है। तो ये जो तीन राज्य हैं, इन्हें हम संघीय राज्य भी बोल सकते हैं, यानी हम यहाँ पर केंद्र शासित संघीय राज्य भी इन्हें बोल सकते हैं। ठीक है, जबकि बाद बाकी जो 6 इलाके हैं वहाँ पर तो स्वायत्तता तो है ही नहीं, वहाँ पर तो जो केंद्र नियम बना देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नियम बना देगी, वही वहाँ पर एप्लीकेबल होगा। वहाँ पर तो केवल प्रशासक के माध्यम से शासन चलाया जाएगा, वहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं सकता वहाँ पर। ठीक है, यानी वहाँ तो उन्हें फॉलो ही करना है केवल, वहाँ कुछ नए नियम नहीं बना सकते, अपने क्षेत्रों से संबंधित नए कानून नहीं बना सकते। जबकि यहाँ पर इन्हें अधिकार दिया गया है, जम्मू कश्मीर को, दिल्ली को, पुडुचेरी को। ठीक है, ये अपने क्षेत्रों से रिलेटेड कुछ जो कानून है, कुछ जो है नियम वगैरह है, वो बना सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें संघीय केंद्र शासित प्रदेश बोला जाएगा। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, और मैं संघ का जिक्र मैंने क्यों किया, अगर आपको संघ वाले में फिर से डाउट हो तो संघ वाला जो चैप्टर है, ठीक है, तो उस चैप्टर को जाके आप एक बार देख लें, वहाँ पर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है आपको पूरा समझ में आ जाए, और आई होप हमारे जो भाई हैं उन्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।